हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जीएसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का आज 10वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो आपके उत्तर प्रदेश सीएलटी ग्रेड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पर लास्ट तक बनी रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि यार हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इसके पहले का सभी पार्ट आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अमेरिकी सीनेट किसको प्रतिनिधित्व प्रदान करती है, किनको प्रतिनिधित्व प्रदान करती है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकी संघ इकाइयों को। ठीक है, अमेरिकी कांग्रेस का द्वितीय सदन माना जाता है सीनेट, और इसमें जो है सभी यानी अमेरिकी संघ इकाइयों को जो है समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है, और प्रत्येक इकाई द्वारा जो है अपने 2 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं सीनेट में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसको है? तो अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार जो है सिर्फ उच्चतम न्यायालय को है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय को है। ठीक है, और अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी 1789 में न्यायिक अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सोवियत संघ की संघीय इकाई नहीं था? नहीं पूछा है प्रश्न में। सोवियत संघ की संघीय इकाई नहीं था। तो सोवियत संघ की 4 इकाइयाँ बनाई गई थी, जिसमें संघीय गणराज्य था, ठीक है, राष्ट्रीय क्षेत्र था, स्वायत्त क्षेत्र था, और एक था आपका कौन सा अस्थायित्व गणराज्य था। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय गणराज्य शामिल नहीं था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है पूर्व सोवियत संघ में जो है 15 सदस्य जो है संघीय गणराज्य से आते थे, और 20 सदस्य जो है स्वायत्त गणराज्य से आते थे, स्वायत्त गणराज्य, और 8 सदस्य जो है स्वायत्त क्षेत्र से आते थे, और 10 सदस्य जो है राष्ट्रीय क्षेत्र से आते थे। तो इन सबको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और सोवियत संघ द्वारा जो है संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया था, और इसके अंतर्गत जो है यही 4 इकाइयाँ दी गई थी। ठीक है, तो 4 इकाइयों में संघीय गणराज्य था, आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रीय क्षेत्र था, स्वायत्त क्षेत्र था, और स्वायत्त गणराज्य था। ये 4 क्षेत्र शामिल थे। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट और याद रखिएगा, 1936 के संविधान को परिवर्तित परिस्थितियों को ढालते हुए जो है 1977 में उसने एक नवीन रूप प्रदान किया था सोवियत संघ ने, और उसी नवीन रूप में जो है इन 4 क्षेत्रों का वर्णन किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो उपराष्ट्रपति का नियुक्ति नहीं करता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो है निर्वाचन के द्वारा होता है, अनुच्छेद 66 के अंतर्गत। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? तो राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है भारत का निर्वाचन आयोग। यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत का निर्वाचन आयोग जो है भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत जो है निर्वाचन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो दिनेश गोस्वामी समिति। ठीक है, ये किससे संबंधित है? तो ये समिति जो है चुनाव सुधारों से संबंधित है, जबकि यमल सिंघवी समिति, सादिक अली समिति, अशोक मेहता समिति, ये सभी जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है प्रश्न में, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एच सी मुखर्जी। ठीक।
ठीक है। एच.सी. मुखर्जी जो थे अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। इसमें एक प्रश्न और पूछता है, मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको प्रारूप समिति भी कहा जाता है, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी को ही जो है प्रारूप समिति कहा जाता है और इसके जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार रहता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है हॉब्स का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। हॉब्स के अनुसार जो है वास्तविक कानून संप्रभुता का आदेश है जिसे बलपूर्वक जो है लागू किया जाता है, और प्राकृतिक कानून विवेक का आदेश है जिसका केवल अलंकारिक महत्व है, ऐसा उन्होंने बताया था हॉब्स ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैधानिक संप्रभुता तथा राजनीतिक संप्रभुता को विभेदित किया था, दोनों में अंतर बताया था किसने? तो ये ए.बी. डायसी ने। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सर्वप्रथम ए.बी. डायसी ने जो है विधिक संप्रभुता एवं राजनीतिक संप्रभुता में अंतर और लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के संदर्भ में बताया था, जहाँ विधिक संप्रभुता जो है राजनीतिक संप्रभुता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा उन्होंने बताया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैधानिक संप्रभुता तथा राजनीतिक संप्रभुता को विभेदित किया। तो यहाँ पे 2 बार क्वेश्चन आ गया है, आप लोग इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त पोषक कौन था? तो हॉब्स था। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। हॉब्स जो है निरंकुश संप्रभुता का एक प्रमुख समर्थक था। उसने ही कहा था ना कि तलवार के बिना संविदाएं केवल शब्द मात्र हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रूसों का संप्रभु शासक हॉब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका किसका? वाहन का। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। रूसों का संप्रभु सामान्य इच्छा है जो हॉब्स के लेवियाथन के समान ही अपने आदेशों को पालन करवाने के लिए बल प्रयोग को आवश्यक मानता है। इस प्रकार की नियंत्रण विहीन और बाध्यकारी सत्ता में समानता देखते हुए वाहन ने रूसों के संप्रभु को सिर विहीन लेवियाथन कहा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने विधि के शासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? विधि के शासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो डायसी ने, ठीक है। डायसी ने जो है विधि के शासन के सिद्धांत को अपने पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बताया था। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन संप्रभुता की बहुलवादी अवधारणा से नहीं जुड़ा है? तो हीगल, ठीक है। हीगल द्वारा जो है राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण कहकर न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी राज्य को जो है महान बना देता है। हीगल जो है एकलवाद को स्वीकार करता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बहुलवादी नहीं था, एकलवादी था। अगला है बहुलवादी विश्वास करते हैं। तो बहुलवादी किस में विश्वास करते थे? तो वो नाम मात्र के संप्रभुता में विश्वास करते थे, ठीक है। प्रभुसत्ता के एक तत्व या एकलवादी सिद्धांत के अनुसार जो है प्रभुसत्ता राज्य का सारभूत और अनिवार्य लक्षण है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शक्ति विनिश्चयों के निर्माण में सहभागिता है। शक्ति की यह परिभाषा किसकी है? तो शक्ति की यह परिभाषा लासवेल की है। लासवेल की एक पुस्तक थी पावर एंड सोसाइटी, इसमें इन्होंने शक्ति के इस परिभाषा को लिखा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजागणों पर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर विधियों का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। संप्रभुता की यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा है बोधा की। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बोधा ने जो है संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजागणों पर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर विधियों का कोई नियंत्रण नहीं रहता है, संप्रभुता की ऐसी परिभाषा बताई थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने राजनीति विज्ञान के व्यवहारवादी अध्ययन के विकास में योगदान दिया? तो ये डेविड ईस्टन साहब हैं। ठीक है, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों ही अवधारणाओं में योगदान देने का श्रेय जो है डेविड ईस्टन को जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने कहा राजनीतिक समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है? तो ये डेविड ईस्टन ने ही कहा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, डेविड ईस्टन ने बताया था कि राजनीतिक विज्ञान समाज के मूल्यों का सत्तात्मक वितरण है, यानी आधिकारिक आवंटन है। अगला क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य अनिवार्यतः एक संश्लेषण है किसका? तो ये संश्लेषण है उदारवाद तथा समाजवाद का। ठीक है, उदारवाद और समाजवाद दोनों संकल्पनाओं का समावेश कल्याणकारी राज्य में पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा।